सूरज डूब चुका था और घनवा गांव की परछाइयाँ अब जंगल के सन्नाटे में घुल चुकी थी। डॉक्टर शंकर नारायण, एक अधेड़ लेकिन तेज नज़र आदमी, गांव के बाहर एक पुराने पत्थर पर बैठे थे। उन्होंने हाथ में पकड़ा पन्ना जेब में रखा। जयप्रकाश यादव की कहानी अब पूरी हो चुकी थी। अपना चश्मा उतारकर उन्होंने जेब से कपड़ा निकाला और उसे धीरे धीरे पोंछने लगे। विनोद, उन्होंने आवाज़ लगाई, तुमने रात के लिए कैंप तैयार कर लिया? झाड़ियों के पीछे से विनोद आया, कुछ थका हुआ लेकिन संतुष्ट। हाँ डॉक्टर साहब, सब तैयार है और धन्यवाद, आपने मेरे लिए घनवा तक आने का जोखिम उठाया। डॉक्टर शंकर हल्के से मुस्कुराए। घनवा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे लिए भी ज़रूरी है। ये गांव, ये ज़मीन, मेरे पिता की कहानी, जयप्रकाश यादव की कहानी, सब कुछ जुड़ा है। विनोद कुछ देर तक चुप रहा, फिर अपना हाथ सिर पर रखकर बोला, मैं कभी इन बातों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन जो आपने बताया, अगर वो सच है तो मैं इस मुकदमे को कभी जीत नहीं सकता। कोई भी इस पर यकीन नहीं करेगा। अंधेरे के बीच उनके सामने जलती लकड़ियाँ और उसके आग से उठता धुआं हवा में मिल रहा था। वो दोनों आग के पास बैठे थे, चुपचाप, थके हुए, लेकिन भीतर ही भीतर बेचैन। शंकर ने लकड़ी को थोड़ा सा सरकाया और गहरी आवाज़ में कहा, विनोद, हम जो कर रहे हैं वो साधारण नहीं है। तुम पर जो आरोप है वो सच्चाई से बहुत दूर है, लेकिन इसे साबित करने का रास्ता आसान नहीं। मुझ पर मेरे ही घर में हमला हुआ कुछ हफ्ते पहले। किसी ने दरवाज़ा नहीं तोड़ा, ना कोई सुराग छोड़ा, लेकिन मैं जानता हूँ वो इंसान नहीं था। और मैं ये भी जानता हूँ कि ये जीव कभी घनवा को छोड़कर नहीं जाते, पर फिर भी वो मेरे शहर आ पहुँचे। विनोद सिहर गया। हवा में एक ठंडी सनसनाहट थी। दूर जंगल से एक अजीब सी खरोंचती हुई आवाज़, जैसे कोई सूखी पत्तियों पर धीरे धीरे चल रहा हो। शंकर ने एक नज़र विनोद की ओर डाली। ये गांव, ये ज़मीन अभी बहुत कुछ कहती है, लेकिन सुनने वाला चाहिए। पूरा इलाका घने अंधेरे में डूबा था। चारों तरफ पेड़ों की साया और हवा की सरसराहट तक बंद थी। केवल एक चीज़ जो उस अंधकार में जीवित लग रही थी, वो थी उनकी कैंप फायर। लकड़ियों से उठती आग की सुनहरी लपटें कभी तेज जल उठती तो कभी मंद पड़ जाती। विनोद अपने हाथ आग की तरफ फैलाए सर्दी से बचने की कोशिश कर रहा था। उसके चारों ओर सिर्फ काले पेड़, उनकी छाया और वो धुआं जो आकाश में मिल रहा था। डॉक्टर शंकर वहीं पास बैठकर टॉर्च की रोशनी में स्थानीय इलाकों की लिखी पुरानी किताबें पढ़ रहे थे। उनके चश्मे पर कभी कभी आग की लौ झलक उठती थी। तभी शंकर ने अचानक किताब बंद की और तेज़ी से खड़े हो गए। उनकी आंखें अब किताब पर नहीं, अंधेरे को पढ़ रही थी। उनकी यह हरकत देख विनोद भी चौंक गया। उसने तुरंत खड़े होकर पूछा, क्या हुआ डॉक्टर साहब, आप किसे देख रहे हैं? शंकर ने अपने हाथ से इशारा किया और धीमे स्वर में कहा, ध्यान से सुनो विनोद। विनोद घबराकर इधर उधर देखा, कानों पर ध्यान लगाया, लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं सुनाई दिया। कुछ सुनाई नहीं दे रहा? बिल्कुल नहीं। शंकर की आंखें अब और भी सतर्क हो चुकी थी। यही तो बात है विनोद, ये जंगल ज़्यादा ही चुप है, बहुत चुप। इतनी चुप्पी घनवा के जंगल में कभी नहीं होती। और तभी एक खराश भरी चीखती हुई आवाज़ शंकर के बाएं ओर से आई। ठीक उसी पत्थर के पास जहां वह पहले जयप्रकाश यादव की कहानी पढ़ रहे थे। विनोद की सांसें थम गई। उसका शरीर वहीं जड़ हो गया।
जैसे डर ने उसकी रीढ़ में बर्फ भर दी हो। शंकर बिना एक शब्द बोले उस दिशा में गए। हर कदम पर सूखी पत्तियां चरमराईं। उन्होंने धीरे से अपनी कैमरा जेब से निकाला और पत्थर के पास पहुंचते ही एक के बाद एक तस्वीरें खींचना शुरू कर दी। आग की हल्की रोशनी अब उस दिशा तक नहीं पहुंच रही थी, पर शंकर की आंखें जैसे अंधेरे को भी देख सकती थीं। पत्थर के पास पहुंचे ही कुछ सेकंड हुए थे। शंकर नारायण कैमरा उठाकर झुके ही थे कि बाएं तरफ से अचानक कुछ जोर से झपका। उस झटके में शंकर का संतुलन बिगड़ गया। वो एकदम जमीन पर गिर पड़े। उनके हाथ से कैमरा दूर जाकर गिरा और घास में कहीं गुम हो गया। लेकिन शंकर एक पल रुके नहीं। जैसे ही उन्होंने खुद को संभाला, वो तुरंत कैंप की ओर दौड़ने लगे, आंखों में डर और माथे पर पसीना। उनके मन में एक विचार आया, अगर मैं सीमा रेखा से बाहर चला जाऊं तो शायद वो मेरा पीछा नहीं करेंगे। घनवा की परंपराएं यही कहती थी कि वो जंगल के बाहर नहीं जाते, लेकिन वो विचार गलत साबित हुआ। उनका पीछा करते करते अब भी घास में चरमराहट, तेजी सांसों की आवाज़ और कभी कभी हिंसक झपटने जैसी सरसराहट उनके कानों तक पहुंच रही थी। विनोद जो कैंप के सामने आग के पास बैठा था, यह देखकर हक्का बक्का रह गया। शंकर को भागते देखकर वह भी डर से चीख उठा, क्या हुआ, क्या है वो? लेकिन जवाब देने का वक्त नहीं था। वो बिना कुछ सोचे शंकर के पीछे जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। अब दोनों जंगल के भीतर दौड़ रहे थे। चारों ओर घना अंधेरा, पेड़ों की ऊंची शाखाएं, सूखी पत्तियां जो उनके पैरों के नीचे कुचल कर चीख रही थी। शंकर आगे बढ़े, उनके पीछे विनोद। लेकिन जो पीछा कर रहा था वो दिखाई नहीं दे रहा था, केवल उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी। हर 10 कदम पर कोई पेड़ अचानक हिलता, कभी किसी झाड़ी से कुछ तेजी से फड़फड़ाता और कभी दाईं ओर से ऐसी आवाज़ आती जैसे कोई 4 पैरों वाला भारी प्राणी भागता आ रहा हो। शंकर की सांसें अब भारी होने लगी थी। विनोद, दौड़, रुक मत, पीछे मत देखना। और तभी एक पेड़ की सूखी टहनी शंकर के कपड़े में उलझ गई और वो लगभग गिरते गिरते बचे। पीछे से एक फिर वही सरसराहट, और अब तो जैसे कोई तेजी से पास आता जा रहा हो। हवा में एक बासी गंध भर गई थी, जैसे सड़े हुए मांस, पुरानी खून और गीली मिट्टी की मिली-जुली बदबू हो। विनोद की आंखें अब झलक रही थी। हम कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ जाएं? शंकर ने दाएं मुड़ते हुए कहा, नीचे नदी की तरफ, शायद वहां से हम निकल पाएं। लेकिन उस रात की घनघोर चुप्पी अब टूट चुकी थी। जो पीछा कर रहा था वो अब और करीब था। भागते भागते कदमों की गूंज के बीच शंकर और विनोद नदी के किनारे पहुंचे, जहां चांद की रोशनी हल्के हल्के बहते पानी पर बिखर रही थी। ठंडी हवा और पानी की सरसराहट के बीच उनकी नज़र सामने के एक छोटे से अलाव पर पड़ी। उसके सामने एक युवक अपनी आंखें मूंदे ध्यानमग्न अवस्था में बैठा था। उसके माथे पर सफ़ेद भस्म की लंबी तिलक थी और शरीर पर केवल एक मिट्टी से सना वस्त्र। चारों ओर ज़मीन पर एक खिंचती हुई सफ़ेद गोल रेखा, जो शायद चूने या राख की बनाई हुई थी। अलाव की लपटें छोटी थीं, लेकिन ठहराव से जल रही थीं, जैसे उन्हें भी इस युवक की तपस्या का ध्यान रखना था। शंकर और विनोद अब हाँफते हुए उस ओर भागे। घबराहट और भय से कांपते हुए उन्होंने उसके सामने घुटनों के बल हाथ जोड़ लिए। बचाइए हमें, हमारे पीछे कुछ है, वो कुछ इंसान नहीं, हमें बचाइए। युवक की आंखें बंद थीं, पर जैसे उसने सब कुछ सुन लिया हो। जंगल के बीच से टहनी टूटने, झाड़ियों के हिलने
और सूखी पत्तियों पर रेंगते पैरों की खौफनाक आवाज़ें तेज होने लगी। चारों ओर से वो जीव जो अब तक अंधेरे में छिपे थे एक एक कर सामने आने लगे। पर वो सीधा हमला नहीं कर रहे थे, बल्कि उस सफ़ेद गोल घेरे से बाहर इकट्ठा होने लगे। घुटनों के बल चलते, झुकी हुई रीढ़ और लंबे नाखून जैसे जिनमें आग की लालिमा थी। उनकी हरकतें मानव जैसी नहीं थी, बल्कि जैसे किसी टूटे हुए लकड़ी के खिलौने की तरह अजीब से अकड़े हुए हिल रहे थे। वो सभी अब उस सफ़ेद वृत्त के चारों ओर घूमने लगे, कभी दाएं कभी बाएं, लेकिन कोई भी भीतर कदम नहीं रख रहा था। उनके चेहरों पर गुस्सा था, पर डर एक भी नहीं, मानो वो रेखा उन्हें रोक रही थी। रेखा के पास पहुंचते ही उनके पैर कांपने लगते और वो फिर पीछे हट जाते। शंकर और विनोद अब भी सांस रोककर बैठे थे और वह युवक अब भी आंखें मूंदे बैठा था, मानो उस वृत्त की ऊर्जा उसके ध्यान से ही बनी हो। नदी अब तेज बह रही थी, आग की लपटें स्थिर थीं, पर जंगल दोबारा चुप हो गया, लेकिन इस बार दबे हुए क्रोध से। अचानक उस युवक ने अपनी आंखें खोली। उसकी पुतलियां गाढ़े रक्त सी लाल थीं, जैसे किसी जलती हुई राख में अंगारे दबे हों। उसी क्षण जो जीव सफ़ेद रेखा के बाहर घूम रहे थे एकदम शांत हो गए। उनकी गुर्राहटें, सूखी सांसें और फुफकारें जैसे हवा में घुलकर कहीं गायब हो गए, और अगले ही पल अलाव की आग खुद ब खुद बुझ गई। किसी ने पानी नहीं डाला था, पर लपटें जैसे डर कर खुद ही दम तोड़ गई। अब वो जीव पीछे हटने लगे। उनकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि साफ साफ डर दिख सकता था। पर सिर्फ वो प्राणी ही नहीं, शंकर और विनोद भी अब उस युवक की ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। वो कौन था? इंसान तो नहीं लगता था। इतनी ऊर्जा, इतनी नजरें, जैसे हर चीज को चीर कर भीतर तक देख सकती थी। शंकर की सांसें थम गई। विनोद की आंखों से पानी बह रहा था, लेकिन शरीर हिल तक नहीं रहा था। युवक धीरे धीरे उठा। उसकी चाल में स्थिरता थी, पर भीतर एक उबाल जो महसूस किया जा सकता था। वो शंकर के पास पहुंचा और बिना कोई चेतावनी दिए शंकर का गिरेबान पकड़ा और 3 जोरदार थप्पड़ मारे। उसके बाद एक ही झटके में शंकर को जमीन पर फेंक दिया। शंकर कुछ दूरी तक घसीटते हुए गिरा। उसकी कोहनी छिल गई थी, होंठ से खून की एक लहर बह निकली। विनोद हक्का बक्का रह गया। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। डर ऐसा कि बोलना तो दूर, सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। उसने सोचा, ये आदमी है या नहीं। कुछ पल जमीन पर पड़े रहने के बाद शंकर ने खुद को संभाला। चेहरे पर खून था, लेकिन आंखों में अब भी हिम्मत थी। वो लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। हवा अब भी ठंडी थी, पर शरीर तप रहा था। तुम कौन हो? शंकर ने फटी हुई आवाज में पूछा। युवक ने उसकी ओर देखा। चेहरे पर कोई घृणा नहीं, कोई मुस्कान नहीं, बस एक गहराई जो किसी पहाड़ से भी ज्यादा पुरानी लगती थी। क्रांति, उसने कहा। आवाज धीमी थी, पर ऐसी कि हर पत्ता थरथरा उठे। फिर वो दोबारा जमीन पर बैठ गया। इस बार एक अलग सी आग जलाई। ना कोई लकड़ी डाली, ना कोई चकमक पत्थर, लेकिन लपटें उठने लगी, नीली और बिल्कुल शांत। बैठो, उसने कहा। आसमान भी अब काला था। नदी की आवाज भी जैसे रुक गई थी और जंगल अब एक सांस ले रहा था। शंकर और विनोद अब एक ऐसे रहस्य के द्वार पर थे जहां से वापसी शायद मुमकिन नहीं थी। अब क्रांति की आंखें सामान्य हो चुकी थी। उनका तेज अब भी वैसा ही था, लेकिन लालिमा गायब थी।
क्रांति, शंकर और विनोद ने नीली आग के चारों ओर एक वृत्त में चुपचाप बैठना शुरू किया। अग्नि की लपटें धीमे धीमे नाच रही थी, लेकिन उनमें कोई धुआं नहीं था, केवल एक अजीब सी मिट्टी और धूप की महक जो घनवा के जंगलों की तरह ही रहस्यमय थी। क्रांति ने लकड़ी की एक पतली छड़ी से अग्नि की राख को खुरेचते हुए कहा, मैं शिवायन हूं। हम लोग सदियों से इन जंगल में रहते हैं, शांत, छुपकर, अपनी रीति रिवाजों को पीढ़ी दर पीढ़ी निभाते हुए। बहुत कम लोग होते हैं जो हमारे बारे में जानते हैं। फिर अचानक क्रांति ने वही छड़ी शंकर की ओर तानी। उसकी आवाज सख्त हो गई और स्वर में अब क्रोध की आंच थी। तुम्हारे पिता की वजह से ही आज हम इन असुरों का सामना कर रहे हैं, और तुमने भी वही मूर्खता दोबारा की है। हर 50 साल में एक अनुष्ठान होता है, एक यज्ञ जो असुरों से शांति बनाए रखने के लिए जरूरी है। ये परंपरा पिछले 3000 वर्षों से टूटी नहीं थी, तब तक जब तक मेरे पिता ने तुम्हारे पिता को बचाने का निर्णय नहीं लिया था। क्रांति की आंखें पल भर को धुंधलाईं, जैसे उस क्षण को आज भी वह भूल नहीं पाया। वो यज्ञ पूरा नहीं हो पाया और मेरे पिता उन्हें असुर अपने साथ ले गए। हम कुछ नहीं कर पाए। अब तुम भी वही कर चुके हो शंकर। मत छुपो, मुझे पता है कि तुम चुपके से घनवा में अकेले घुसे थे और डर कर वापस लौट आए। मूर्ख, क्या तुम नहीं जानते, एक बार घनवा की हवा में जिसने सांस ले लिया तो घनवा फिर उसके भीतर ही बस जाता है, और जहां भी वो जाए असुर उसका पीछा कर सकते हैं। देश, शहर, जंगल, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रांति अब विनोद की ओर देखने लगा, और तुम विनोद, तुम्हारा भी पीछा किया गया है। अब उसकी नजर वापस शंकर पर टिकी। शंकर, तुम्हारे घर पे जो हमला हुआ वो रक्त बीज था, तुम्हें मारने आया था, पर तुम्हारी किस्मत किसी और ने उसका प्रकोप झेला। फिर क्रांति का स्वर धीमा हुआ और उसकी आंखें अब भी भय पैदा कर रही थी। घबराओ मत, कोई तुम्हें घायल नहीं कर सकता। जिसने एक बार घनवा की हवा पी ली हो वो जल्दी ठीक हो जाता है। तुम्हें मारने के लिए केवल तुम्हें जला सकते हैं या ये जानवर तुम्हें खा सकते हैं। क्रांति ने इशारा किया शंकर के चेहरे की ओर, जहां से अब भी गिरते हुए खून की एक बूंद नीली आग में टपकती और फुफकार के साथ जल जाती। विनोद ने देखा वो खून लाल नहीं बल्कि गाढ़ा काला था। शंकर ने जब अपनी उंगलियों से उसे छुआ तो वो ऐसे चिपक गया जैसे राख और लोहा मिला हो। क्रांति ने मुस्कुरा कर कहा, देखा, अब तुम बदल चुके हो। अग्नि के चारों ओर नीली लपटें अब धीमे धीमे फड़फड़ाने लगी। रात और गहरी हो चुकी थी, पर शंकर की आंखों में एक जिज्ञासा और बेचैनी एक साथ उभर आई थी। कुछ पल क्रांति की ओर शांत बैठे रहने के बाद शंकर ने आगे झुककर पूछा, क्रांति, क्या तुम्हें पता है उस अनुष्ठान को पूरा कैसे किया जाए? क्या हम ये सब उलट सकते हैं? विनोद ने शंकर की ओर देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद की एक दरार भी फटने लगी थी। क्रांति ने अग्नि में एक लकड़ी और डालते हुए थोड़ी देर चुप्पी में बिताई। फिर उसकी आवाज आई, गंभीर और भारी, जैसे किसी मंत्र की तरह। हाँ, अनुष्ठान पूरे किए जाए तो स्थिति को पलटा जा सकता है। शांति फिर से स्थापित हो सकती है। गांव, जंगल, आत्माएं सब फिर अपने संतुलन में आ जाएंगे। लेकिन उसने अग्नि से उठती लपटों की ओर देखा और फिर दोनों को घूरते हुए बोला,
अब वे असुर हमें कभी अनुष्ठान पूरा करने नहीं देंगे। अब वे हमें जानते हैं, तुम्हें, मुझे, विनोद को भी। हम उनकी नजर में आ चुके हैं। अब हर कदम पर रुकावट होगी। और सबसे बड़ी बात, क्रांति ने अपने गले की मालाएं कसकर पकड़ ली। उस अनुष्ठान को पूरा करने के लिए सिर्फ विधि नहीं, बल्कि उनकी ही शक्ति चाहिए। उनके ही नियमों से उन्हें हराना होगा। मैं अकेला उन्हें नहीं रोक सकता। नीली आग की चमक अब सभी के चेहरों पर नाच रही थी। विनोद का गला सूख गया था। शंकर की सांसें धीमे थी, लेकिन दिल तेजी से धड़क रहा था। अब सब कुछ दांव पर था और हर उत्तर के साथ एक नई कठिनाई जुड़ी थी। क्रांति ने अग्नि की ओर झुकते हुए अपने गले से एक काले पत्थर की माला निकाली, जिसमें बीच के मोती पर कुछ प्राचीन अक्षर खुदे हुए थे। उसने शंकर और विनोद की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, इस अनुष्ठान को पूरा करने के लिए हमें एक विशेष मंत्र का जाप करना होगा, अविराम, बिना रुके, तब तक जब तक महात्रिशूल घंटी के सामने प्रकट न हो जाए। जब वो प्रकट होगा, तब हमें अपने रक्त की कुछ बूंदें उस भूमि पर चढ़ानी होंगी, तभी संतुलन लौटेगा। विनोद का चेहरा पीला पड़ गया। शंकर की आंखें गहरी सोच में डूब गईं। कुछ पल की चुप्पी के बाद शंकर ने संदेह से पूछा, पर वे असुर तो हमें ऐसा करने नहीं देंगे। मंत्र तो पूरा होने से पहले वो बाधित कर देंगे, तो हम कैसे पूरा कर पाएंगे जाप? उसकी आवाज में चिंता नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक अस्वीकृति थी, जैसे वो जानता था कि यह कार्य नामुमकिन है। क्रांति की आंखें फिर से चमकी, इस बार लाल नहीं, लेकिन भीतर से उठती एक तांत्रिक ज्वाला के साथ। हाँ, वे नहीं चाहेंगे कि हम जाप पूरा करें, इसलिए हमें अपने रक्षक की जरूरत है, एक असुर जो हमारी तरफ से लड़े। विनोद चौंक गया। एक असुर हमारी तरफ से? क्रांति ने गहरी सांस ली। वो कभी स्वयं नहीं आएंगे, पर मैं उन्हें वश में कर सकता हूं। वशीकरण, पुराना, प्राचीन, जटिल, लेकिन संभव। उसने अपने गले की माला को फिर से पकड़ा और धरती पर एक त्रिभुज खींचते हुए कहा, और मुझे पता है किसे वश में करना है। शंकर और विनोद ने एक दूसरे की ओर देखा। सांसें धीमे थी, पर भीतर की धड़कनें तेज। क्रांति ने धीरे से एक नाम कहा, रमेश।